हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गा शुक्ला और आज ज्योग्राफी के इस अगले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज में लेके आए हम इंडियन ज्योग्राफी के कोस्टल एरिया से सारे क्वेश्चन। कोस्टल एरिया में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से प्रदेश हैं, और जो कोस्टल मतलब तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्रों में प्रदेशों के बारे में, उनके तट का नाम क्या रखा गया, उनके बारे में, कितनी दूरी है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो टेरिटोरियल सी का एक्सटेंशन कितना है, अरब सागर में क्या क्या चीजें हैं, बंगाल की खाड़ी में क्या क्या चीजें हैं। अगर हम देखें तो हिंद महासागर में हमारे लगे हुए जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप से कुछ क्वेश्चंस अगर बन सकते हैं तो वो क्या क्या हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को एक साथ ये पूरा का पूरा चैप्टर कवर किया गया, पूरा का पूरा कोस्टल रेंज कवर करके हम उसमें लेक्चर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में हम सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे। आप में से जो भी देख रहा हो तो फटाफट आप जुड़ते चले जाइए और देखिए कि क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा बताई जा रही हैं। मेरा आज भी यही रिकमेंडेशन है, पहला कि आप तो जुड़िए और सवालों का उत्तर दीजिए, दूसरा कि पेन और पेपर लेके बैठिए, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं उनको लिख लीजिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं एक क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन नहीं होता है, एक क्वेश्चन का मतलब मेरे लिए 4 क्वेश्चन होता है। तो हम उन 4 क्वेश्चन को एक साथ टैकल करेंगे ताकि अगर हम 50 करें तो मिनिमम 200 पॉइंट्स बन के तैयार हो जाएं। कुछ रीजंस है तो उनको भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, जब आप पूछेंगे तभी तो हम बताएंगे, नहीं तो जो हमारे दिमाग में ये चीजें बनती हैं कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं एग्जाम के लिए, तो उन सारी चीजों को हम यहाँ बता दे रहे हैं। तो चलो बिना देर किए देखते हैं अपना आज का पहला सवाल। पूछ रहा है कि भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। कोस्टल एरिया की बात कर रहा है ये। अगर मान लीजिए यहां से इंडिया का मैप अगर हम बनाते हैं तो तट रेखा का मतलब ये वाला रीजन, मतलब यहां गुजरात से लेके और यहां पश्चिम बंगाल तक, यही तो मिलता है। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो इन रीजन पर पाए जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये हमारा पूरा का पूरा साउथ सदर्न इंडिया है। इस रीजन में देखता है, कह रहा है कि तट रेखा किसके साथ, तट रेखा इधर कौन सा, अरब सागर। ठीक, साथ में एक रफ मैप आप भी बना लीजिए हमारे साथ। नीचे कौन सा, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन की बात कर रहा है कि हिंद महासागर में क्या क्या चीजें। दूसरा कि जब पूर्व की दिशा में बढ़ते हैं तो यहां हमें मिलता है कौन, जल्दी बताओ, बंगाल की खाड़ी। क्या मिल रहा है, बंगाल की खाड़ी। अब ये कह रहा है कि चाहे हिंद महासागर की बात हो, चाहे अरब सागर की, चाहे बंगाल की खाड़ी, ये जो दूरी है, अब बंगाल की खाड़ी में भी आप देखेंगे ना तो यहां से यहां तक कुछ एक्सटेंशन मिलेगा, वो मिलेगा किसका, अंडमान और निकोबार आइलैंड का। और इधर अरब सागर में आएंगे तो क्या, छोटे 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 देखिए ऐसे मिलेंगे आपको, कौन, लक्षद्वीप, ये मिलेगा। तो पूछ रहा है कुल, चाहे अंडमान निकोबार की बात कर रहा हो, चाहे लक्षद्वीप की बात कर रहा हो, चाहे मुख्य भूमि से लगे हुए राज्यों की बात कर रहा हो, कुल रेखा की लंबाई पूछ रहा है कितनी होगी। फटाफट आंसर दीजिए जो भी है, जल्दी से बताओ कितनी है। वेरी गुड, आंसर हो जाएगा कितना, 7500 किलोमीटर। बात यहीं तक खत्म नहीं होती कि 7500 किलोमीटर मतलब क्या, राज्य कितने, और जो केंद्र शासित प्रदेश या जो अंडमान निकोबार है चाहे लक्षद्वीप है, इनमें जो दूरी है वो कितनी। तो अगर बात की जाती है 2 पार्ट में, पहला ये मेनलैंड का कि यहां से पकड़े और ये वाला एरिया, ये कितना दूर है, तो ये है 5422, कितना है, 5422.6 किलोमीटर के आसपास है। ये बात आती है किसकी, मुख्य भूमि की, मुख्य भूमि की। अब बात आती है कोस्टल एरिया की वो रेंजेस जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में है। देखिए दोनों साइड में इनकी भी बात करते हैं तो इनका होता है क्या, 2094 किलोमीटर के आसपास। तो ये इनको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा, टोटल कितना आएगा, 7516.6 किलोमीटर। अगर एग्जैक्ट डेटा दिया जाए कि कितना, एग्जैक्ट बताइए कि तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, अगर पूछ दिया कि कुल एक्चुअली में कितनी है, तो ये उत्तर हो जाएगा कितना, 7516.6 किलोमीटर, जिसमें मुख्य भूमि की जो लंबाई है वो है 5422.6 किलोमीटर। और अगर जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अगर हम कहें तो इनकी टोटल लंबाई है 2094 किलोमीटर। इसलिए इन दोनों को जोड़ के हम लिखते हैं कितना, 7500 किलोमीटर। इन पॉइंट्स को आप साथ में लिखते रहिएगा। ठीक, फिर बात दे रहा है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट से सबसे अधिक, समुद्र तट सबसे अधिक लंबा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु,
चार के चारों, आप इंडिया का मैप खोलिए, हमारे साथ खोल लीजिए, एटलस हो तो आप तुरंत निकाल लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। अगर नहीं भी है तो एक आइडिया यहां से फिर वही। अब पूछ रहा है सबसे ज्यादा किसका, यहां पर जो रीजन है यही है 1214 किलोमीटर के आसपास के किसका, जल्दी से जवाब दे दीजिए, सबसे अधिक किसका। बात अगर पूछ रहा है सबसे अधिक तो हम साथ में लगाएंगे क्या, सबसे कम किसका। अगर अधिक की भी बात करेंगे और हम सबसे कम की भी बात करेंगे। सबसे अधिक है गुजरात का, किसका, गुजरात। गुजरात कहां, इधर अरब सागर की तरफ लगने वाला जो क्षेत्र है सबसे ऊपर, ये है कौन सा, गुजरात। नीचे बढ़ेंगे तो इस रीजन पर मिलेगा महाराष्ट्र। फिर छोटा सा एक प्रदेश है जो सबसे कम, जिसकी समुद्री तट की जो सीमा है, लंबाई है, वो सबसे कम है, उसका उत्तर सही हो जाएगा क्या, जल्दी बताओ, गोवा। गोवा की सबसे कम है और गुजरात की सबसे ज्यादा है। फिर यहां पर अभी लगे हाथ थोड़े प्रदेश देख लेते हैं। पहला प्रदेश मिला कौन सा, गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद गोवा। नीचे बढ़ते हैं तो इधर कौन सा रीजन मिलता है, गोवा के नीचे केरला और कर्नाटका और केरला। आगे बढ़ते हैं तो फिर कौन सा मिलेगा, तमिलनाडु। फिर ऊपर बढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश, और उसके ऊपर उड़ीसा, और उसके ऊपर पश्चिम बंगाल। ठीक, तो ये राज्य हो गए। लंबाई कितनी अभी देखा हमने, 7516 किलोमीटर, और सिर्फ राज्यों की तटरेखा की लंबाई पूछ दे तो 5422 किलोमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा आंसर, गुजरात। ठीक है, सबसे अधिक लंबा पूछा है तो गुजरात हो जाएगा। अगले सवाल पर देखते हैं क्या दे रहा है, जल्दी से पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या दे रहा है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। अरे वाह, ये तो पिछला सवाल का ही उत्तर आपको यहां मिल गया। पूछ रहा है कि कितने राज्य हैं, अभी तो पीछे लिखा था। आंसर दे दीजिए, फिर दोबारा गिन लेते हैं उसको। ठीक, फटाफट गिन लो। पहला राज्य यहां मिला कौन सा, गुजरात। दूसरा मिला था महाराष्ट्र। तीसरा मिला था गोवा। चौथा मिला था कर्नाटका। पांचवा मिला था केरला। छठवां इधर से आते हैं तो तमिलनाडु। सातवां कौन सा, जल्दी बताओ, आंध्र प्रदेश। आठवां उड़ीसा, और नौवां पश्चिम बंगाल। कितने हो गए, 9। सबसे अधिक लिखा अगर पूछी गई थी तो किसकी थी, गुजरात की। सबसे कम रेखा किसकी थी, गोवा की। ठीक, चलो तो इसमें पूछ रहा है भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, तो कितने हो गए टोटल, 9। जिन्होंने अभी आंसर 9 दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। कौन कौन से राज्य हैं इनको आप यहां से गिन सकते हैं। एटलस लेके बैठिए, एटलस के साथ जवाब लगाएंगे ना क्वेश्चंस को, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। थोड़ा सा पता तो चलेगा, जहां पर हम 1 2 3 4 लिख रहे हैं, स्टेट का नाम बताते जा रहे हैं, वहां आप साथ में हमारे देखते चलिए उसको। ठीक, अगला सवाल है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है। फिर से सारे तटों को दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर था, अब इधर से अगर पूछ रहा है किसकी, तटों की बारे, तो सारे के सारे तट आप यहां से उत्तर दीजिए, हम सारे के सारे तट आपको बता दे रहे हैं, आप साथ में उसको लिख लीजिएगा। देखिए कि ये कौन सा, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर ये हो गया गोवा, फिर कर्नाटक, फिर उसके बाद हो गया क्या, केरल, और इधर तमिलनाडु, फिर यहां पर कौन सा, आंध्र प्रदेश, फिर यहां पर कौन सा था, उड़ीसा, और यहां पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, यही तो थे राज्य। अब इन राज्यों का देखते हैं, कह रहा है कोरोमंडल। कोरोमंडल किसको कहते हैं, तो आंसर इसका एक्चुअली में सही हो जाएगा यही, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है, कोरोमंडल। इसका उत्तर तो यही सही है। तो यानी ये देखो, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो रीजन है ना, ये वाला, इसको क्या कहा जाता है, कोरोमंडल। कोरोमंडल साथ में बनाते चलिए, लिखते चलिए स्टेट्स के साथ। ठीक है, ये जो रीजन है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के ऊपर वाले का, इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार। मतलब उत्तरी सरकार कहां है, उड़ीसा के पास। उड़ीसा के पास ये वाला रीजन। ठीक, अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, मालाबार। तो मालाबार कहां पर है, कर्नाटक और गोवा से लेके केरल तक का रीजन। ये जो था देखो, ये जो कर्नाटक से लेके ये केरल वाला, केरल कर्नाटक गोवा के नीचे से जब शुरू करते हैं तो इस रीजन को क्या कहा जाता है, मालाबार। मालाबार। और जब ये महाराष्ट्र और गोवा वाले का रीजन, इसको कहा जाता है कोंकण तट। क्या कहते हैं इसको, कोंकण। ठीक, तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ इधर बढ़े तो सबसे पहला कौन सा मिलेगा तट, कोंकण तट। फिर दूसरे नंबर पर नीचे मिलेगा मालाबार तट। अब पूर्व में चलते हैं तो ऊपर मिलेगा उत्तरी सरकार तट, और नीचे मिलेगा कौन सा, कोरोमंडल तट।
तो ये सारे तट हैं, इन तटों की लंबाई, राज्य, ये सारी चीजें आपने देख ली। अब देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा वो केप कैमरून के मध्य स्थित है। फिर वही बात, फिर दोबारा मैप अपने से ड्रॉ करिए। ये जो हिस्सा है ना सबसे नीचे वाला, इसी को क्या कहते हैं, कन्याकुमारी। क्या कहा जाता है, कन्याकुमारी। और इस कन्याकुमारी के इस पॉइंट को, टिप को क्या कहते हैं, केप कैमरून। क्या कहा जाता है, केप कैमरून। मतलब केप कैमरून कहां हो गया, सबसे नीचे, ये जो हिस्सा है भारत का। फिर दूसरा दिया है कृष्णा डेल्टा। जब आप नदियों के बारे में पढ़ेंगे, नदियां बनाएंगे, तो यहां देखेंगे महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकल के एक नदी आके यहां गिर रही है। इसका क्या नदी का नाम है, कृष्णा डेल्टा। तो ये जो क्षेत्र है, कृष्णा नदी जहां अपना डेल्टा बना रही है भारत के पूर्वी तट पर, जिस मुहाने पर ये बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उसी रीजन को क्या कहा जाता है, उस जगह को जहां डेल्टा बना रही है कृष्णा नदी, उसको कहा जाता है कृष्णा डेल्टा। और केप कैमरून हो गया कन्याकुमारी वाला हिस्सा। तो फिर वही बात, ये हो गया कौन सा, आंध्र प्रदेश का, और ये कौन सा, तमिलनाडु का। ठीक है, अब देखिए स्टेट का नाम ना दे के नदियों के नाम से हिसाब से पूछ लिया। तो इस तट को अभी हमने देखा था पीछे, क्या कहा जाता था, कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। अगर यही सवाल घुमा देता, कहता कि कृष्णा डेल्टा से लेके और महानदी डेल्टा, ये जो उड़ीसा के पास से आके गिर रही नदी, इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसके क्षेत्र को कहते थे उत्तरी सरकार। और कृष्णा डेल्टा से केप कैमरून या कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को क्या कहते थे, इसको कहते थे हम कोरोमंडल तट। ठीक, नदियों के हिसाब से भी दे सकता है वो आपसे, कि स्टेट न दे दिया, नदी का नाम दे के पूछ लेगा कि क्या कहा जाता है। अगला सवाल दिया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सर्वोच्च शिखर सैडल पीक की बात पूछ रहा है कि सैडल पीक कहां है। तो आप पहले तो अंडमान और निकोबार को बनाइए, मेरे साथ बनाइए, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि अंडमान और निकोबार में कौन क्या क्या है, कहां कहां है। ठीक, साथ में लगे हाथों अभी देख लेते हैं किसको, किस आइलैंड को कौन सा पैसेज एक दूसरे से अलग करता है। सबसे पहले अगर बनेगा तो वो बनेगा कौन सा, नॉर्थ अंडमान। क्या बनेगा, नॉर्थ अंडमान या उत्तरी अंडमान। ठीक, बीच में एक आइलैंड बनाइए, इसको कहा जाता है मिडिल अंडमान, बीच वाले हिस्से को मिडिल अंडमान। फिर नीचे बढ़ते हैं एक हिस्सा, इसको कहा जाता है साउथ अंडमान। क्या कहते हैं इसको, साउथ अंडमान। फिर नीचे बढ़ते हैं तो इस रीजन को कहा जाएगा लिटिल अंडमान। मेरे साथ बनाते चलिए, जिससे कि आपको दिमाग में वो पूरे पूरे आइलैंड क्लियर हो जाए। कई बार क्वेश्चन इसी एक पॉइंट से इधर का उधर, उधर का उधर पूछना शुरू करता है। सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान, फिर बीच में मिडिल, फिर नीचे साउथ, उसके बाद लिटिल। अब लिटिल अंडमान के बाद शुरू होता है ये वाला एरिया, इसको कहा जाता है कार निकोबार। कार निकोबार, और सबसे नीचे ग्रेट निकोबार। ठीक है, सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, उसके बाद कार निकोबार, और उसके नीचे ग्रेट निकोबार। अब हम देखते हैं इन्हीं से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहां जो क्वेश्चन दिया है कि सैडल पीक कहां है, तो यहां पर है नॉर्थ अंडमान में। इसी में क्या है, सैडल पीक। लंबाई 732 मीटर के आसपास है। कितनी, 732 मीटर के आसपास है सैडल पीक की ऊंचाई, लंबाई नहीं, सॉरी, ऊंचाई। सैडल पीक की ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर के आसपास। कहां पाया जाता है, नॉर्थ अंडमान में। अब अगर सवाल दे देता है कि नॉर्थ अंडमान के ऊपर, हम देखते हैं जब भारत का मैप, एटलस साथ में रखिए, जिससे कि सवाल लगाने में, मैं कह रहा हूं बार बार आसानी होगी आपको। देखेंगे ना एटलस में, तो नॉर्थ अंडमान से ऊपर एक जगह है, म्यांमार देश है, म्यांमार। कौन सा, नॉर्थ अंडमान के ऊपर म्यांमार। तो यहां एक चैनल है जिसको कहा जाता है कोकस स्ट्रेट, जल संधि। ठीक, ये किसके किसके बीच में है, नॉर्थ अंडमान और म्यांमार के बीच में। अब थोड़ा नीचे बढ़ के देख लेते हैं, यहां पर देखिए लिटिल अंडमान और कार निकोबार, या कहें तो पूरा पूरा अंडमान और पूरा पूरा निकोबार, इनके बीच में कौन सा है, 10 डिग्री चैनल। सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला अंडमान निकोबार से जो सवाल है वो है 10 डिग्री चैनल किससे किसको अलग करता है। समस्या 10 डिग्री पर नहीं है, समस्या अब ये उभर रही है कि इन अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह को दे देता है
कि कार निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में है, कि मिडिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। तो अगर आपको आइलैंड के नाम ही नहीं पता होंगे तो वो सवाल लगाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहां जो पूछा था सर कि सैडल पीक कहां है, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ अंडमान में। किसमें, नॉर्थ अंडमान में। ठीक, इतने सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिले ना, इनको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और फिर आप एटलस में भी साथ में देख सकते हैं कि कैसे ये चीजें दी हुई हैं। अगला सवाल देखिए, फिर उसी से घुमा फिरा के पूछ दिया है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो सेम क्वेश्चन फ्रॉम हियर। ये देखो 10 डिग्री चैनल किससे किसको अलग करता है, ये लिटिल अंडमान को कार निकोबार से या अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो क्या दिया हुआ है, देखो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से, तो आंसर सही हो जाएगा। लेकिन बात अगर अंडमान और निकोबार के उस आइलैंड का नाम दे देता ना, कि किस आइलैंड को किस द्वीप समूह से, आइलैंड मतलब द्वीप समूह, किस द्वीप समूह को किस द्वीप समूह से अलग करता है, तो थोड़ी सी मुसीबत हो जाती। लेकिन अगर आप ये मैप आप बार बार साथ में बना रहे हो ना, तो एकदम अलग नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। यहां देखते हैं, दे रहा है फिर अंडमान को म्यांमार से। इस चैनल का नाम अभी पीछे देखा था हमने, देखो ये अंडमान है और ऊपर म्यांमार जहां जीएस फोरम लिखा हुआ है, इनके बीच में जो चैनल है उसका नाम क्या है, कोकस स्ट्रेट। तो यहां से देख सकते हैं कि अंडमान को म्यांमार से अगर पूछ दे तो क्या कहेंगे, कोकस स्ट्रेट। इसी ऑप्शन से अगर नया सवाल बनाया जाए तो ये वाला था अंडमान को निकोबार से, तो क्या हो गया 10 डिग्री चैनल। फिर अंडमान म्यांमार से तो कोकस स्ट्रेट। फिर बात आती है भारत को श्रीलंका से। बहुत से लोगों को पता होगा, कमेंट करके बताइए भारत को श्रीलंका से कौन सी स्टेट अलग करती है। उत्तर है इसका पाक स्टेट। रिवाइज भी करते चलिए, देखते भी चलिए, एटलस में साथ में बैठ के देखते रहिए। फिर दे रहा है लक्षद्वीप को मालदीव से। जैसे कहीं देखेंगे ना 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, इन तीनों को यहीं लगे हाथ हमारे साथ लिख लीजिए। एक काम करिए, इनको लिख लीजिए जिससे कि भविष्य में होने वाले क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी आपको। 8 डिग्री चैनल जो है ये करता है मालदीव को मिनिकॉय से। मिनिकॉय से क्या करता है, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल, यही जो मिनिकॉय है, ये लक्षद्वीप का एक आइलैंड है, सबसे सदर्न सबसे दक्षिणतम आइलैंड अगर पूछा जाए द्वीप समूह लक्षद्वीप का कौन सा है, तो वो हो जाएगा मिनिकॉय। ठीक, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है 8 डिग्री। मिनिकॉय को बाकी जो लक्षद्वीप के सारे द्वीप समूह हैं उनसे अलग करता है कौन, 9 डिग्री। मिनिकॉय को लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स हैं बाकी उनसे अलग करता है 9 डिग्री। और 10 डिग्री अभी हमने पीछे देखा था, किसको, अंडमान से निकोबार को। तो अगर लक्षद्वीप को मालदीव से देखा जाए तो क्या हो जाएगा उत्तर 8 डिग्री। ठीक, इसको यही नोट कर लीजिएगा आप साथ में हमारे। अगला सवाल देखते हैं, ये यूपीएससी टाइप का थोड़ा क्वेश्चन है कि मैरन आइलैंड, यहां पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसका नाम बैरन कर लीजिए, बी। बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो, सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में बात कर रहा है। लोकेटेड ऑन इंडियन टेरिटरी, बात एकदम सही है। ये इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार, अंडमान आइलैंड से, जो साउथ अंडमान है ना, यहाँ पर लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान, इससे 135 किलोमीटर की दूरी, पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100-125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो पहला उत्तर क्या हो जाएगा, बैरन आइलैंड के बारे में, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। थोड़ा हिंदी में भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखो बैरन, इसको कर लीजिएगा, मैरन नहीं है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही। दूसरा, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार है, ये प्रेट नहीं है, ये ग्रेट निकोबार है, से लगभग 140 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। पूर्व में स्थित है ये बात तो सही है, लेकिन निकोबार से नहीं। अभी हम पीछे चल के अपने मैप जहां पर हमने अंडमान का बना रखा था, तो ये देखो जो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान की दूरी है ना, यहीं पर है कौन सा, बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप समूह। बैरन आइलैंड कहाँ है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीचों बीच से अगर 135 किलोमीटर की दूरी लगभग ये है। अगर इसको यहां से खींचते हैं तो ये मिलेगा कौन सा, बैरन आइलैंड की लोकेशन। तो ये दे रहा है क्या कि 140 किलोमीटर फ्रॉम ग्रेट निकोबार, तो ये उत्तर गलत हो जाएगा क्योंकि निकोबार से दिया हुआ है, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। अगर यहाँ अंडमान देता तो आंसर सही हो जाता। फिर दिया है कि पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था, ये एकदम गलत है, ये हुआ था 2005 के आसपास। कई बार हो चुका, ये एक्टिव वॉल्केनो है तो समय समय पर होता रहता है। आज देखिए 2023 चल रहा है, 1991 से 23 के बीच में लगभग 32 साल का अंतर हो गया। तो इतनी दूर तक अगर इतना रहता समय पीरियड ले लेता ना, टाइम पीरियड,
तो इसको कह देते हैं हम लोग कि ये प्रक्षुप्त ज्वालामुखी है, डॉर्मेंट ज्वालामुखी है, लेकिन बीच बीच में कंटिन्यू इसमें इरप्शन होता रहता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सक्रिय ज्वालामुखी या एक्टिव वोल्केनो। तो ये दोनों गलत हो गए, पहला सही है, तो केवल एक स्टेटमेंट सही होगा। अगला देख रहे हैं कि श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, तो ये देखो, ठीक है, ये इंडिया की लोकेशन है, यहां तक आंध्र प्रदेश है, और यहां से जब तमिलनाडु शुरू होता है तो ये जो बीचों बीच का रीजन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच का ये जो क्षेत्र है, यहां एक झील है, इस झील का नाम है क्या, कोई बताएगा? पुलिकट झील। इसी झील के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड है, छोटा सा द्वीप समूह है, उस द्वीप समूह का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप समूह। इसी श्रीहरिकोटा द्वीप समूह से भारत के जितने रॉकेट्स हैं, आप पढ़ते होंगे ना, जीएसएलवी भेजा गया, पीएसएलवी भेजा गया, ये जो जितने हमारे रॉकेट्स भेजे जा रहे हैं ना, ये कहां से भेजे जाते हैं? इसी श्रीहरिकोटा एविएशन रेंज से, ठीक है। सतीश धवन जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, SDSC, ठीक है। तो अब पूछ रहा है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहां? पुलिकट झील में। तो कहां आंसर दिया है? पुलिकट लेक में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, ठीक। अब दे रहा है कि राम सेतु, क्योंकि देखिए अभी हाल ही में एक मूवी भी आई है ना, राम सेतु, तो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता की बात अगर करें कि राम सेतु पर क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मैक्सिमम है। दिक्कत इस बात की है कि वो पूछी तो जा रही है, लेकिन कई बार लोग छोटे से पॉइंट से कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो पूछ रहा राम सेतु कहां से शुरू होता है, ठीक, धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से, रामेश्वरम से। तो इसका आंसर क्या होगा? एकदम रिसेंट में क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है, करंट में भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर होगा धनुषकोडी से। ये पंबन आइलैंड, ये क्या है? आइलैंड है एक, पाक स्टेट के पास। इस आइलैंड का जो अंतिम छोर है, जो भारत से दूर जाता हुआ छोर अगर हम कहें, तो वो हो जाता है धनुषकोडी। तो इसी धनुषकोडी से श्रीलंका तक की जो दूरी है ना, जो ब्रिज बना हुआ है, उसी को कहा जाता है राम सेतु। तो ये शुरू कहां से होता है? आंसर हो जाएगा धनुषकोडी से। पूछे कि किस आइलैंड से शुरू होता है, तो उत्तर हो जाएगा पंबन आइलैंड से। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एक आइलैंड, अगर हम कहें मुख्य भूमि से, जहां से हम राम सेतु पर जाते हैं, तो उत्तरम शुरू हो जाएगा रामेश्वरम से। रामेश्वरम भारत का जो मेन लैंड है ना, वहां जहां खत्म हो रहा है वो है रामेश्वरम का। उसके बाद जो आइलैंड है, द्वीप समूह है, वो है पंबन, और उसी पंबन द्वीप समूह के आखिरी छोर को कहा जाता है धनुषकोडी। वहीं से ये राम सेतु शुरू होता है। सवाल ध्यान रखिएगा कि किस तरह से पूछा जा रहा है। अगला सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीक है। अभी हम अंडमान निकोबार को फिर बनाते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करो। सबसे पहला इधर अगर हम देखें तो ये देखो, यहां पर था कौन सा? नॉर्थ अंडमान, फिर उसके बाद मिडिल अंडमान, फिर उसके बाद साउथ अंडमान, फिर उसके बाद लिटिल अंडमान, फिर उसके बाद 10 डिग्री चैनल, यही तो था। फिर आती किसकी बात? कार निकोबार, फिर उसके बाद ग्रेट निकोबार। अब पूछ रहा है कि इसी ग्रेट निकोबार से सबसे नजदीक कौन सा है? ऑप्शन दिया है सुमात्रा, बोर्नियो, जावा और श्रीलंका। श्रीलंका यहां है, ये देखो, श्रीलंका कहां है? यहां है। लेकिन जब बात की जाती है इंडोनेशिया की, तो लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर एक आइलैंड ये हो गया, तो इंडोनेशिया का, और एक आइलैंड ये हो गया। इस आइलैंड का नाम है सुमात्रा। जल्दी से एटलस खोल के देख लो सुमात्रा की लोकेशन कहां है। और दूसरा कौन सा है? जावा। नजदीक कौन सा पड़ेगा ग्रेट निकोबार से? 135 किलोमीटर की मात्र दूरी बचती किसकी? सुमात्रा की। इंडोनेशिया का आइलैंड है सुमात्रा। जावा और सुमात्रा के बीच में एक जलसंधि पाई जाती है, जावा और सुमात्रा के बीच में। और सुमात्रा और ये है कौन सा? मलेशिया, इनके बीच में भी एक जलसंधि पाई जाती है। इसका नाम हमें आप कमेंट करके बताइएगा कि सुमात्रा आइलैंड और मलेशिया के बीच में जो जलसंधि पाई जाती है उसका नाम क्या है, और सुमात्रा आइलैंड और जावा आइलैंड के बीच में जो स्ट्रेट पाई जाती है, जलसंधि पाई जाती है, उसका नाम क्या है। यहां उत्तर सही हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? सुमात्रा, ये सही आंसर है। श्रीलंका से कंफ्यूज मत होइएगा, श्रीलंका की दूरी इस आइलैंड से, ग्रेट निकोबार से बहुत ज्यादा दूर है। सबसे नजदीक वही 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, 135 किलोमीटर। कौन सा? सुमात्रा आइलैंड। अगला सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप का है? लक्का द्वीप भी इसको कहा जाता है, लक्षद्वीप भी कहा जाता है। कौन सा अंग नहीं है? बात लक्षद्वीप की चली है, थोड़ा लक्षद्वीप के बारे में जान लेते हैं। अगर हम बात करते, देखो ये
इंडिया के मेनलैंड। तो अरब सागर में, ये कौन सा था, अरब सागर। अरब सागर में जो पाया जा रहा था द्वीप समूह, उसका नाम था क्या, लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप लगभग 32 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 36 किलोमीटर, 32 नहीं है, 36 किलोमीटर है। कितना एरिया अगर पूछ दे कभी कितना है लक्षद्वीप का, तो आंसर हो जाएगा 32 किलोमीटर स्क्वायर। पूछ देता है कितने आइलैंड है लक्षद्वीप में, कितने द्वीप समूह हैं, तो उत्तर हो जाएगा इसका 36 द्वीप समूह है। कितने, 36। सबसे आखिरी जो द्वीप समूह है उसका नाम क्या है, सबसे दक्षिणतम द्वीप समूह लक्षद्वीप का, उसका नाम है क्या, मिनिकॉय। इसी को देखा था हमने ना पीछे अभी, कि मिनिकॉय से बाकी आइलैंड को कौन अलग करता है, लक्षद्वीप के 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय को मालदीव से कौन अलग कर रहा था, 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री हो गया, 9 डिग्री या 10 डिग्री में हमने देखा था क्या, कि लिटिल अंडमान से कार निकोबार को अलग करता था। यहां सवाल दे रखा है कि कौन सा अंग नहीं है। थोड़े पॉइंट्स लक्षद्वीप के बारे में, फिर देख लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो तिलंचोंग ये इसका आइलैंड नहीं है। अगाथी है, कवरत्ती है, काल्पेनी है, और इसी कवरत्ती द्वीप समूह पर लक्षद्वीप की राजधानी है, इसका नाम क्या है, कवरत्ती। ठीक। काल्पेनी अगर देखेंगे ना तो ये सबसे नजदीक पड़ता है, ये केरला से सबसे नजदीक में आइलैंड अगर पूछ दिया जाए तो उत्तर सही हो जाएगा काल्पेनी। दूसरा सवाल अगर पूछ देता है कि निम्नलिखित में किस द्वीप समूह पर लक्षद्वीप की राजधानी है, उत्तर सही हो जाएगा कवरत्ती। फिर दे देता है कि सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है। काल्पनी के ठीक बगल में है, एटलस खोलिए आप अभी के अभी देख लीजिए, काल्पनी के ठीक पश्चिम की तरफ देखेंगे तो उसका नाम है, ए से स्टार्ट होता है। चलो इतना हिट दे दिया, ए से स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं, एटॉल। देखो जब पढ़ेंगे ना हम कोरल रीफ्स के बारे में, तो कोरल रीफ्स दो तरीके के इंडिया में हैं। कौन सा, एटॉल, जो छोटा छोटा देखो ऐसे 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 डिपोजिशन जिनका होता है, जमा होता है, इन द्वीप समूहों को कहा जाता है एटॉल द्वीप समूह। और अगर वो ऐसे जमा होनी शुरू हो गई तो इनको कहा जाता है बैरियर द्वीप समूह। जैसे अंडमान निकोबार अगर पूछता है तो वो एटॉल ना होकर क्या हो जाता है, बैरियर द्वीप समूह है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर देखेंगे ना, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र पर, तो हमें एक लगातार ऐसे ही बैरियर जैसी चीज मिलती है जो सबसे बड़ी बैरियर रीफ है, इसीलिए उसको कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। कहां पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। हम भारत में देखें तो ऐसे देखेंगे तो लक्षद्वीप का स्ट्रक्चर ऐसे ही आपको दिखाई देगा कि छोटे 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 कितने 36 द्वीप समूहों में, 32 द्वीप समूहों में बटा हुआ है। कौन सा उत्तर हो जाएगा, लक्षद्वीप। कहां पाए जाते हैं, लक्षद्वीप के पास। अब बात आती है दे रहा है कि लक्षद्वीप, लक्षद्वीप नहीं है, इसको लक्षद्वीप कर लीजिएगा। लक्षद्वीप में कितने आइलैंड्स हैं टोटल, उत्तर कितना हो जाएगा, अभी पीछे ही हमने पढ़ा ना 36। कितने आइलैंड है, 36। और अगर एरिया पूछ देता है कि कितना एरिया है लक्षद्वीप का, तो उत्तर हो जाएगा 32 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक। किस तरह का द्वीप है, तो यह एक प्रवाल द्वीप है। कहां पाया जाता है, यह अरब सागर में पाया जाता है। अगर लक्षद्वीप का सबसे आखिरी या सबसे दक्षिणतम जो आइलैंड है द्वीप समूह, उसका नाम क्या है, उसका नाम मिनिकॉय है। ठीक। हमने एक सवाल अभी पीछे भी पूछा था, अभी फिर मैं पूछ रहा हूं, ए से नाम स्टार्ट होता है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, देखो बहुत सारे द्वीप आप पढ़ेंगे, थोड़ा इनकी बात देख लेते हैं फिर हम थोड़ा बताते हैं आपको। पहला दे रखा है माजुली। माजुली आइलैंड कहां है, असम में। असम भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, कौन सा, असम। इसी में एक नदी बहती है जिसका नाम है क्या, ब्रह्मपुत्र। इसी नदी के बीचों बीच यह द्वीप समूह पाया जाता है, माजुली। इसको जाता है रिवराइन आइलैंड। बाकी सारे आप आइलैंड देखेंगे ना भारत के, तो वो कहां पाए जा रहे हैं, सागर या महासागर में। लेकिन इसकी बात की जाती है जब माजुली द्वीप की ना, तो ये पाया जाता है नदी के बीचों बीच, इसीलिए इसको कहा जाता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड, रिवराइन आइलैंड अगर पूछा जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, तो आंसर हो जाएगा मजुली द्वीप समूह। यहां इसका उत्तर सही नहीं होगा। दूसरा दे रखा है अंडमान। बात तो सही है, एरिया वाइज बहुत ज्यादा है, लेकिन बात पूछ रहा है आबादी से, तो ये गलत हो जाएगा। फिर दे रहा है लक्षद्वीप, इसका तो बहुत कम है। फिर देखते हैं सालसेट। सालसेट जो द्वीप समूह है, यही उत्तर सही होगा। सालसेट द्वीप समूह पर एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है मुंबई। जिस द्वीप समूह पर मुंबई बसा हुआ है ना, तो उस द्वीप समूह का नाम है सालसेट।
तो भारत का अगर पूछा जाता है सर्वाधिक आबादी वाला, सर्वाधिक घनत्व वाला द्वीप समूह भी अगर पूछ देना, आबादी को छोड़िए अगर घनत्व भी दे देता है तो उत्तर क्या हो जाएगा? साल्सेट। यहां पर मुंबई शहर है पूरा। पूछ रहा है कोरी क्रीक के बारे में। सबसे बड़ी बात, जितनी बार आप इंडिया पाकिस्तान का विवाद सुनेंगे कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिल जाएगा सर क्रीक विवाद। सवाल आते हैं किससे घुमा के? सर क्रीक विवाद पर। तो यही सर क्रीक थे उस समय जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन बंटवारा कर रहे थे। तो जो एक भारत के कच्छ के रण में जो दलदली भूमि थी उसको उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का एक बाउंड्री बना दिया। लेकिन आज तक ये बवाल चलता रह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो वो कच्छ के रण का वो एरिया जहां सर जॉन क्रीक ने उस रेंज को डिवाइड किया था भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसी पर हो रहे विवाद को कहा जाता है सर क्रीक विवाद। अब वो रीजन पूछ रखा है तो आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में। देखते हैं कहां कोई दिया है, कच्छ का रण में, आंसर डी। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है जो भारत में है। देखो ये मुंबई है, महाराष्ट्र है, ठीक, इधर आंध्र प्रदेश है, इनके बीच का ये जो त्रिकोणीय क्षेत्र है इसी को कहा जाता है विदर्भ रीजन। क्या कहते हैं? विदर्भ रीजन। ज्यादातर जो सूखा प्रभावित क्षेत्र है और काली मिट्टी का जो क्षेत्र है, कपास के उपजाऊ का जो क्षेत्र है, गन्ने के जो क्षेत्र है, ये पाए जाते हैं कहाँ? इसी विदर्भ रीजन में। देखते हैं क्या दे रहा है कि जहां भारत में, और यह कहां हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, अब तो बता दो आंसर क्या हो जाएगा कि यह एक महाराष्ट्र का अंग है। ठीक, अगला सवाल है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? भारत का कोहिनूर उस जगह को कहते हैं। ये एक खान थी जिसका नाम था कोल्लूर, कोल्लूर की खान। इसी कोल्लूर की खान से कोहिनूर हीरा बरामद हुआ था और वही कोहिनूर हीरा आज ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा हुआ है। ठीक, वो नादिर शाह के तख्त पे लगा हुआ था। कहां से निकला था? कोल्लूर की खान से। और कोल्लूर की खान कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। उत्तर क्या हो जाएगा? इसका भी सही हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है कि मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृण या वीड्स और सड़ती हुई वनस्पति के तैरते हुए द्वीप, यानी किसकी बात कर रहा है? फ्लोटिंग आइलैंड्स की। कहां पर? मणिपुर में। काफी बढ़िया सवाल, काफी बेहतर, मतलब कई बार पूछे जाने वाला सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। बात है अगर चल रखी है ना फ्लोटिंग आइलैंड्स की, तो ये आइलैंड जिस झील में पाए जाते हैं उस झील का नाम बताइए। मणिपुर की वह झील जिसमें ये फ्लोटिंग या तैरते हुए आइलैंड पाए जाते, तैरते हुए द्वीप समूह पाए जाते हैं, उस झील का नाम बताइए। उस झील का नाम है क्या? लोकतक। उसका नाम है लोकतक झील। और इसी लोकतक झील में ये सारे तैरते हुए द्वीप छोटे छोटे पाए जाते हैं और इसी तैरते हुए द्वीप पर को कहा जाता है फुमडी। इन द्वीपों को कहा जाता है फुमडी। ये लोकेशन आप नेट पर सर्च करके देखिएगा, बहुत ही प्यारी जगह है। बात यहाँ एक तरह का एक जानवर पाया जाता है जिसको कहा जाता है डांसिंग डियर। क्या पाया जाता है? डांसिंग डियर। ये हिरन ऐसा होता है ना कि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड, दूसरे तीसरे पर ऐसे कूदते रहता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये डांसिंग डियर है, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पर डांस कर रहा है। ठीक, तो ये कहां पाए जाते हैं? फुमडीज पर डांसिंग डियर। और ये फुमडी किस झील में है? लोकटक झील में है। और लोकटक झील कहां है? मणिपुर में है। चलो देखते हैं भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है? सिलिकॉन वैली। पहले बताओ, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किस जगह को कहते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये शहर हो जाएगा बैंगलोर, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई। किसकी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इसीलिए इसको कहा जाता है हाउस ऑफ आईटी, हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इसको कहते हैं। हो सकता है कभी ये पूछ दे। तो बैंगलोर किस राज्य की राजधानी है? कर्नाटक। उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। यहां से उत्तर हो जाएगा आपका सी। जिन लोगों ने कर्नाटक आंसर दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है। यहां सिलिकॉन वैली से रिलेटेड एक और शब्द मिलता है आपको, देखिएगा, सिलिकॉन वैली और एक मिलेगा साइलेंट वैली। साइलेंट वैली से कंफ्यूज मत होइएगा, साइलेंट वैली है केरल में और सिलिकॉन वैली है कर्नाटक में। ठीक, अब देखते हैं दिल का कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब नॉट करेक्टली मैच। नॉट दिया तो पहले उसको घेर के रखिए। सवाल पढ़ते हैं क्या दिया है। दिया है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का मैदान। इसमें कुछ सुमेलित जैसा है ही नहीं, वो तो ऑप्शन ऐसे ही दिख रहा है। सही है,
फिर दिया है झारखंड में छोटा नागपुर का पठार, ये भी आंसर एकदम सही है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, थोड़ा सा बिहार, छत्तीसगढ़ में ये फैला हुआ है। ठीक, थोड़ा सा उड़ीसा का भी बेल्ट पकड़ा हुआ है छोटा नागपुर का पठार। फिर दे रहा है कि महाराष्ट्र में वृष्टि छाया प्रदेश, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि जब आप मानसून पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये जो महाराष्ट्र का ये जो रीजन है, विदर्भ रीजन, वो इस सह्याद्री रेंज के, यानी कि ये जो वेस्टर्न घाट है, इधर से आने वाले जो साउथ वेस्ट मानसून है इससे टकराते हैं और इसके पैरेलल निकल जाते हैं। तो ये जो रीजन होता है उसको कहा जाता है रेन शैडो एरिया या वृष्टि छाया प्रदेश। तो महाराष्ट्र में वृष्टि छाया प्रदेश, ये भी मैच है। अगला दे रखा है आंध्र प्रदेश मलनाड, तो मलनाड आंध्र प्रदेश में नहीं है। कहां है? कर्नाटक में है। कहां पर है? तो ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसलिए यहां पर रखा गया है। अगली बार दे रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। एनसीआर पर क्वेश्चन दिया है कि एनसीआर में किसका किसका रीजन नहीं है, तो ये तो आप बताइए। एक सवाल मेरा साथ में ज्योग्राफी के अलावा पॉलिटी से, आप बताइए कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एनसीआर बनाया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एनसीआर क्षेत्र बनाया गया? तो ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक, यहां देखने दे रहा हरियाणा का भाग बिल्कुल है, पंजाब का भाग नहीं है, राजस्थान का भाग है, उत्तर प्रदेश का भाग है। ठीक, तो एनसीआर से क्वेश्चन है ना, तो आप यह ध्यान रखिएगा कि किस क्षेत्र से किस संविधान संशोधन से दिल्ली को एनसीआर बनाया गया था। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। दे रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया, मतलब कि इसके हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, किसके हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से घटते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे बड़ा स्टेट इंडिया का क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बताया जाए तो कौन सा होगा? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। यहां की बात तो छोड़ दीजिए, थोड़ा पहले ऐसे ही बता दीजिए। मैं शुरुआत के 5 तो बता दो, अच्छा चलो 4 बता दो, अच्छा चलो 2 ही बता दो यार। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से है राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। ठीक, दूसरे नंबर पर है कौन सा? मध्य प्रदेश। उससे छोटा महाराष्ट्र, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश। ये शुरुआत के टॉप 4 स्टेट्स हैं। अगर पॉपुलेशन की बात कर देते हैं, जनसंख्या की, तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ठीक, यहां बात आ रही थी एरिया वाइज, तो सबसे अधिक राजस्थान का, तो राजस्थान ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद दे रहा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ऑप्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा? पहले नंबर पर। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र नहीं है। फिर दिया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश फिर हो जाएगा दूसरे नंबर पर। फिर बात आती है आंध्र प्रदेश और बिहार की, तो बिहार क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां राज्य है, तो ये हो जाएगा 4th और ये हो जाएगा 3rd। तो आंसर हो जाएगा इसका 3412, 3412 डी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है कि भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? पिछले सवाल से आपको अगले सवाल का उत्तर पता चल गया। चल गया कि नहीं चल गया? सबसे अधिक राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा हो गया? चौथा। तो इसमें तो कुछ बताने लायक ही नहीं रहा, ये तो आपका क्वेश्चन ही पूरा डिक्लेयर कर दिया गया था पहले ही। तो आंसर हो जाएगा क्या? चौथा। और अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछा जाए तो उत्तर हो जाएगा क्या? पहला। फिर बात आती है, दे रहा है कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। देखिए सवाल वही है, घुमा फिरा के दिए जाते हैं। अगर आपको क्रम याद रहा शुरुआत के 5 का तो आपसे लगेंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता चला जाएगा। दे रहा है शुरुआत के 3 राज्यों में, तो शुरुआत के 3 राज्य कौन? राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। अगर 3 अगर देखा जाए तो यही हो जाएंगे। पहले इन तीनों को उठा के देखते हैं क्या किसी में दिया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिल तो गया ये। तो ऑटोमेटिक आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर देख रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से माध्य समुद्र तल या मीन जो सी लेवल है उसकी ऊंचाई अधिकतम है। देखिएगा एक चीज ध्यान रखिएगा, ऊंचाई और दूरी, ये जो सी लेवल है नापा कहां से जाता है? कोई कमेंट करके बताएगा कि जो समुद्र तल की ऊंचाई जहां से हम नापते हैं ना, हर स्टेशन पर, जो भी रेलवे स्टेशन चले जाइए, हर एक रेलवे स्टेशन पर जो बोर्ड लगा होता है उस स्टेशन का शुरुआत में ड्राइवर्स के लिए लगाया जाता है ताकि उनको ऊंचाई का अंदाजा लगता रहे कि इस जगह की ऊंचाई कितनी है। वो सी लेवल कहां से नापा जाता है? कौन बताएगा हमें? तो ये ऊंचाई जो नापी जाती है, समुद्र तल की बात की जाती है, समुद्र तल कहां से है, तो वो होता है चेन्नई से।
चेन्नई से हम पूरे भारत का समुद्र तल से ऊंचाई नापते हैं। यहां दे रहा देखिए बैंगलोर, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर। जो लोग दिल्ली आंसर दे रहे हैं ना, उनको ये आंसर अगर पूछ देता है ना कि दूरी सबसे ज्यादा किसकी है, तब आंसर हो जाता है दिल्ली। लेकिन बात अगर ऊंचाई की करता है तो ये जो बैंगलोर शहर है, आंसर इसका ए हो जाएगा। यह एक पहाड़ी पर स्थित है। किस पर है? पहाड़ी पर, जिससे समुद्र तल से इसकी ऊंचाई क्या हो जाती है? ज्यादा। और समुद्र तल से जब ऊंचाई नापी जाती है, इसको इंग्लिश में एक वर्ड से निरूपित किया जाता है, इसको कहा जाता है एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड पृथ्वी पर लेटी हुई लाइंस, लॉन्गिट्यूड जो देशांतर रेखा है, बड़ी खड़ी लाइन, और एल्टीट्यूड मतलब पृथ्वी से जो ऊपर उठते हैं, ऊंचाई कितनी ज्यादा हो रही उसकी बात किया जा रहा है। अब अगला सवाल दे रहा है कि कौन सा करेक्ट है, कौन सा कथन मरु क्षेत्र के लिए, राजस्थान वाला जो क्षेत्र है किसके लिए दे रहा है कि सही है। देखते हैं क्या दे रहा है। अगर ऐसे भी देखा जाए तो भारत का सबसे घना या विश्व का सबसे घना जो मरुस्थल है वो है ये थार। यह विश्व का सबसे घना मरुस्थल है। वेरी गुड, एकदम सही है। दूसरा दिया है कि लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यह भी एकदम स्टेटमेंट सही है। अगला दिया है कि यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र पर कृषि हेतु उपयुक्त है। यहाँ ये भी नहीं था जब से श्री गंगानगर तक नहर निकाली गई हरिके से। आप हमें नहर का नाम बताइए। ये हरिके बैराज से श्री गंगानगर तक एक नहर लेके आई गई है, उस नहर का नाम क्या है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उसी नहर की वजह से यहां खेती और ज्यादा विस्तृत हो गई, इसीलिए श्री गंगानगर को राजस्थान का गेहूं का कटोरा भी कहा जाता है, या अन्न का कटोरा भी उसको कहते हैं। ठीक, ये भी स्टेटमेंट एकदम सही है। फिर दे रहा है कि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि का कारण क्या है? चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। बिल्कुल, जब भी हस्तक्षेप होगा मानवीय किसी भी तरीके से, तो क्या होगा? जो निवल बोया गया क्षेत्र होता है, शुद्ध सिंचित क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, उसमें हमेशा कमी हो जाएगी। तो आंसर चारों सही हो जाएंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल दिया है कि स्पेशल स्टेट ऑफ इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडिया के बारे में दे रहा है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके बारे में सारे स्टेटमेंट सही होंगे। इस तरह का सवाल पहले यूपीएससी बनाता था, फिर यूपी में मेंस में बनने लगा, फिर अब धीरे धीरे आरओ में भी इसी तरह के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस देके बनाने लगे। तो थोड़ा जब आप एटलस देखेंगे ना, तो आपको हर स्टेट की लोकेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का अंदाज रहेगा, जिससे वो सवाल आपके लिए लगाना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ देखते हैं किसके बारे में पूछ रहा है। तो दे रहा है कि इट इज सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड व्हिच पासेस थ्रू द नॉर्दर्न राजस्थान, कि यह उसी अक्षांश पर स्थित है। अक्षांश मतलब ये वाली लाइन, ठीक, जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाती है। मतलब राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ राजस्थान है, तो ये जो लाइन जा रही है इसी पर वो दूसरा राज्य भी स्थित है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरणांतर्गत है। वनों का आवरण क्या है? इसके क्षेत्रफल के 80% पर है। तीसरा दिया है कि 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र मतलब बायोस्फीयर रिजर्व की तरह यूज हो रहे हैं, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में आ रहे हैं। कौन? 12% एरिया। तो ऐसे एरिया कहां मिलेंगे? नॉर्थ ईस्ट में ही मिल सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट का, अब राजस्थान का देखेंगे तो राजस्थान से जो मैप की लाइन निकल रही है वो नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट से होती हुई जा रही है। तो हम देखते हैं किसकी बात कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट के निकल गए। अब बचता है आपका असम और अरुणाचल प्रदेश। तो आप एटलस उठाइए, मैं बार बार यही तो कह रहा हूं कि एटलस ले लीजिए हाथ में, दे के देखिए कि जो राजस्थान की ऊपरी वाली लाइन जो जा रही है ना, हरियाणा पंजाब के जस्ट नीचे से, वो पास हो रही है आगे कहां से जाके? अरुणाचल प्रदेश से। और तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। अगर ऐसे भी कहें तो सबसे ज्यादा वनावरण कहां पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद जो दूसरा देश है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तीसरे पर छत्तीसगढ़, चौथे पर उड़ीसा और पांचवें पर महाराष्ट्र है। ये वनावरण के हिसाब से अगर हम राज्यों का क्रम लगाएं तो सबसे अधिक क्षेत्रफल के हिसाब से महाराष्ट्र, अरे मध्य प्रदेश, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पर छत्तीसगढ़, चौथे पर उड़ीसा और पांचवें पर महाराष्ट्र है। चलो देखते हैं कौन सा राज्य पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। 7 सिस्टर्स का नाम लिखते चलते हैं। इधर से आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले असम, ठीक, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नीचे आपको कौन सा मिल जाता है? जस्ट नीचे मेघालय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उधर देखते हैं क्या है? नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, और इधर हो जाता है कौन? त्रिपुरा। तो 1 2 3 4 5 6 7,
ये 7 सिस्टर स्टेट्स कही जाती हैं। इसके अलावा 7+1 यहाँ देखेंगे तो एक स्टेट और है, क्या, सिक्किम। इसको 7+1 कहा जाता है, +1 का मतलब क्या है, सिक्किम। तो इसमें देखिए जरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो आंसर इसका सही हो जाएगा क्या, कि पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर स्टेट्स में से नहीं है। इन सातों जो बहन राज्य इनको कहा जाता है ना, इनकी राजधानी आप देख लीजिएगा। अगला दिया है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जल्दी बताओ। इसका आंसर हो जाएगा क्या, सबसे बड़ा एरिया पूछ रहा है, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बता दो लगे हाथों, कि सबसे बड़ा जो एमपी का कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो संसदीय क्षेत्र है, वो कहाँ है। उसका उत्तर है चांदनी चौक। दिल्ली का चांदनी चौक सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है भारत का। और पॉपुलेशन वाइज मैं बात कर रहा हूं, और यहां एरिया वाइज बात किया जा रहा है, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, कच्छ। ये पहले पर है और लेह दूसरे पर है। ठीक, अगला सवाल दे रहा है कि सोनभद्र जिले को कौन स्पर्श करती है। इंडिया, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जिसको 4 राज्यों की सीमाएं टच कर रही होती है। पहले 2 की थी, कौन सी, बिहार और मध्य प्रदेश। जब से ये दोनों बट गए तो 2 और जिले, 2 और राज्य हो गए इनसे जो अलग हुए। बिहार से कौन सा अलग हुआ है, झारखंड, और मध्य प्रदेश से कौन सा अलग हुआ है, छत्तीसगढ़। तो बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये 4 राज्य हैं जो सोनभद्र को टच कर रहे होते हैं। अब आप हमें एक कमेंट करके बताइएगा, ज्योग्राफी के अलावा एक पॉलिटी का क्वेश्चन। ठीक, पॉलिटी का क्वेश्चन ये है कि बिहार और मध्य प्रदेश का जो बंटवारा हुआ है, जब छत्तीसगढ़ और झारखंड बने हैं, तो ये किस संविधान संशोधन से बने हैं और किस सन में बने हैं। ठीक, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा ईयर था, ये दोनों आपको बताना है कमेंट करके। यहां हम देखते हैं किसको स्पर्श कर रहा है, तो 4 राज्यों के। 4 राज्य कौन कौन से, एमपी, फिर उसके बाद एमपी के बाद क्या हो जाएगा, बिहार, बिहार, और इन दोनों से जो अलग हुए हैं, कौन से, झारखंड, और इनसे क्या अलग हुआ है, छत्तीसगढ़। तो इन 4 राज्यों की सीमाओं को कौन स्पर्श करता है, सोनभद्र। दे रहा है कि निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। क्योंकि तेलंगाना एक नया राज्य बना था, उससे अब फिर अब अगर राज्यों की बात की जाती तो वहीं एक राज्य जम्मू कश्मीर है जो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में टूट गया। आप हमें ईयर बताइए, कमेंट करके बताइए कि किस साल इसको, ईयर ही नहीं डेट भी साथ में बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाते उस देश को एकता दिवस भी कहा जाता है, उसी डेट पर इसको डिवाइड किया गया था जम्मू कश्मीर को, किसमें, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। वो डेट आप हमें बताइएगा। यहां हम देखते हैं तेलंगाना जो नया स्टेट फॉर्म हुआ था 2014 में, उसका कौन सा दे रहा है कि कौन कौन सीमा बनाता है। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही। फिर दे रहा है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सीमा नहीं बनाता है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड, झारखंड भी सीमा नहीं बनाता है। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश भी नहीं बनाता। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसको मैप खोलिए, एटलस खोलिए और तुरंत देखिए कि ये तेलंगाना कहां है। फिर दे रहा है कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, जल्दी से बता दो। अभी ये तो बताओ ही बताओ। साथ में अभी देखा हमने कि 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन दीव और दादर नगर हवेली, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है, एक में बना दिया गया है। तो कितने हो गए हैं टोटल, 8। कितने हो गए हैं, 8। तो आप हमें कमेंट करके ये डेट बताएंगे कि किस डेट पर दादर नगर हवेली और दमन दीव को आपस में मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले ये 2 थे, अब 1 है। तो हमें आप डेट बताइएगा। अगला दे रहा है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जल्दी बताओ। ये आंसर क्या हो जाएगा, दादर नगर हवेली। चलो आगे देखते हैं। इसी का हमने डेट पूछ रखा था। आज का आखिरी सवाल यह है कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं को छूता है। ये बात यूपी स्पेशल भी है और इंडिया की भी है, दोनों दृष्टि से ये स्पेशल है। तो यूपी ही है जो कितने, 8 + 1, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, इतने राज्यों से ये सीमा बनाता है। आप हमें कमेंट करके ये बताइएगा। उत्तर प्रदेश का मैप देखिए अभी एटलस से खोल के, जिनको नहीं देख पता है वो इमीडिएट देख लें कि वो 8 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक, तो आप हमें बताइएगा। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसके अलावा जो 8 राज्यों के साथ ये सीमा बना रहा है वो कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ।
तब तक के लिए बस एक ही चीज कहना है कि जुड़े रहिए, बने रहिए। जो चीजें आपको बताई जा रही हैं यहाँ पर, आपको उन चीजों को आप फॉलो अप करते रहिए। देखिए दुनिया भर के पॉइंट्स हम साथ में लिखते चल रहे हैं और पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा बताए जा रहे हैं, इन जिनसे की प्रोबेबिलिटी हमें भी है कि इनसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाएंगे। ठीक, तो इन चीजों को देखिए, जुड़िए, बने रहिए और बिल्कुल लगातार फॉलो अप करते रहिए, जिनसे कि ज्योग्राफी से कुछ भी पूछा जाए तो वो आपसे गलत ना हो। सो स्टे कनेक्टेड एंड बी पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।